जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप अपनी स्टडी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी इस बार क्लास 12th में हैं और आपको 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको हिंदी के पेपर देते टाइम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है और आप सभी ने रियलाइज इस चीज़ को किया होगा। बेशक एक कड़वा सच है बट सच है। क्या होता है कि जब आप बोर्ड एग्जाम दिया था आपने क्लास 10th का और आपने बोर्ड एग्जाम दिया था 11th का, इस चीज के बारे में आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। देखो बच्चों, आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया था और आपने हिंदी का भी पेपर दिया होगा, तभी आप पास हुए, तभी आप 12th में आए हैं, ठीक है। अब बच्चों हिंदी के पेपर में आपने रियलाइज किया होगा कि आपका जो पूर्णांक था वो 70 मार्क्स का था, 70 नंबर का था। बट आपने पूरा पेपर हल किया और अपने हिसाब से 70 में 70 नंबर के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, लिखे। 70 में से 70 नंबर का पेपर आप बोर्ड एग्जाम में करके आए थे। बट उसमें जब आपने रिजल्ट देखा और आप श्योर थे कि 70 में कम से कम 65 नंबर आ जाएंगे, और जब आपने रिजल्ट देखा तो उसमें 50 नंबर ही थे। ये 20 नंबर कहाँ गए, किस कारण से कटे। इस प्रकार की गलतियां आप लोगों से अगर हुई हों और ऐसा आपके साथ में हुआ हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नहीं हुआ है तो आपने ऐसा ही कुछ चीज़ें 11th में देखी होंगी। ऐसा होता है बच्चों के साथ। मैं कहता हूं 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ में ऐसा होता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि हमने पेपर किया था लगभग 50 नंबर का और उसमें लगभग 45 से 46 नंबर मिल गए। इसमें 1 से 2 या 3 4 ही नंबर कम हुए। और कभी कभी ऐसा भी होता है उनका पेपर बच्चों का अच्छा नहीं होता है बट उनको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। इस प्रकार की चीजें आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलती है। तो कैसे होता है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, इन सारी चीजों पर बात करेंगे कि आप 70 में नंबर का पेपर करके आते हैं, आपको 50 नंबर बिल्कुल ना मिले, इसमें कम से कम आपको 65 नंबर तो मिल ही जाएं। अन्यथा अगर आप अच्छी राइटिंग लिख कर आते हैं तो पूरे में पूरे नंबर भी मिलते हैं बच्चों को। तो इसी चीज़ पर बात करेंगे और पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन के साथ दिखाएंगे। और जो सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज़ को, तो मैं कहता हूँ आप इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे, ताकि आपके नंबर कटने के चांस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। और बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा होगा, इस सारी चीज़ें पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में पेन कैसे प्रयोग करें। पेपर जो हम दे रहे होंगे बोर्ड एग्जाम का, ये हमारे पास कॉपी है, पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, इसमें हम पेन का प्रयोग कैसे करें, यानी कि कैसे पेन हम लेकर जाएं प्रयोग करने के लिए। तो इसमें बच्चों सिर्फ एक चीज कहूंगा कि कभी भी आपको न्यू पेन नहीं लेकर जाना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, न्यू पेन खरीदते हैं, 5 वाले, 10 वाले, 20 रुपए वाले, और उनको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत लेकर चले जाते हैं। मैं कहता हूं बच्चे उस पर आपकी राइटिंग जो है, जो आपकी राइटिंग होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। ये चीज आप याद रख लेना, हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी अगर आप न्यू पेन लेकर जा रहे हो। प्लीज बच्चों मैं कहता हूँ पेन लीजिए, उसको कम से कम 1 से 2 मिनट अच्छे से कोई ब्लैक पेपर पे या किसी ब्लैंक पेपर पे आप अच्छे से उसको चला के ऐसे ऐसे करके उसको थोड़ा, उसका जो अंदर छर्रा होता है उसको आप नरम कर लें, ताकि वो अपने रोटेशन मोशन के लिए एक्टिव हो जाए, यानी कि वो अपने जो छर्रा नाचता है वो अपने जगह पर अच्छे से फिट हो जाए और आपका वर्क जो है वो करने लगे। इससे आपका राइटिंग भी अच्छी होगा और पेपर चलने की जो स्पीड होती है वो, पेन चलने की स्पीड होती है वो भी फास्ट हो जाती है। तो कभी भी बच्चों डायरेक्ट न्यू पेन लेकर आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी नहीं लिखेंगे, ये चीज़ आपको मान लेना। और यही बहुत बड़ा कारण बनता है कि बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आप अपने ओल्ड पेन है उनका यूज करिए। नए पेन अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ एक बार घर में उनको अच्छे से चला लीजिए, छोटे भाई बहन है उनको दे दीजिए चलाने के लिए, वो चला देंगे। उसके बाद में ही बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत वो पेन लेकर जाने, ठीक है। फिर बच्चों बात आती है बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा या फिर पेपर कैसा होगा। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम का पेपर, बोर्ड एग्जाम 2023 में हुआ, 2024 में हुआ, 2022 में हुआ, 21 में नहीं हुआ, 2020 में हुआ। इन सभी पेपर को देखने के बाद ये सारा चीज रियलाइज होता है कि पेपर डे बाई डे वैसा ही आ रहा है, जैसा आता है वही क्वेश्चन आते हैं, बट कुछ पेपर का लेवल चेंज हो जाता है और इतना भी चेंज नहीं होता कि आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो पेपर वही रहेगा जो 2024 में आया था, सेम उसी प्रकार सा पेपर रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, वही क्वेश्चन रहेंगे। कुछ पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये चीज आपको याद रख लेना। कई बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर पैटर्न चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, जो आपका सिलेबस है उसी से पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन भी बाहर से आ जाए, ठीक।
ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से रखेंगे तो पेपर में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे मेन बात है आपको कॉपी कैसे लिखनी है। तो देखो बच्चों, अब हम इन सभी चीजों को साइड में करते हैं, फिर आपको बोर्ड एग्जाम में एक कॉपी मिलेगी, उस कॉपी को आपको भरना रहेगा। क्या करना रहेगा, और इसके लिए आपके पास कम से कम ये 4 चीजें होती चाहिए। ब्लू पेन, एक स्केल होना चाहिए, एक आपके पास ब्लैक स्केच होना चाहिए और एक ब्लू पेन होना चाहिए। इतने 4 प्रोडक्ट तो आपको हर एक पेपर में लेकर ही जाने। अब बच्चों बात आती है सर कॉपी कैसे भरेंगे। देखो बच्चों, यहां पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांकन जो है यहां पर कह रहा है आपको अंकों में लिखना, यानी कि आपको अपना रोल नंबर जो है अंकों में लिखना। यानी कि किसी का रोल नंबर है 0 2 4 6 8 1 9 2 3। सपोज डेट ए बच्चे का रोल नंबर है, ए बच्चे का रोल नंबर है जिसका भी है, ठीक है। अब इस परीक्षार्थी का रोल नंबर, इसी रोल नंबर को आपको शब्दों में लिखना है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 0 अरब, ऐसा। अब 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। 0 लिखा है तो आप ऐसा करो 0 की जगह पर 1 आगे और कर लो, ठीक है। अब वो इकाई दहाई पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ ऐसी गलती आप ना करें। आपको रोल नंबर लिखना है शब्दों में, आप ऐसे लिखो। ऊपर 1 बना है तो आप लिखेंगे 1 0 1 0, फिर लिखा है 2 1 0 2 4 6 8 1 9 2 3। आप इस तरीके से आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए इस चीज को। फिर बच्चों बात आती है विषय, सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है, सामान्य हिंदी है, तो आपने लिख दिया सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सामान्य हिंदी। समझ गए। प्रश्न पत्र में आप फर्स्ट लिख देंगे या फिर आप केवल लिख देंगे, चीज को समझ गए। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो प्रश्न पत्र है उस पर अंकित संकेतांक क्या होता है, देखो इधर लिखा गया है 345 FE, इधर लिखना है 3 4 5, 345 ब्रैकेट लगाएंगे, FE लिखेंगे। ये आपका पेपर प्रश्न पत्र कोड है, कुछ भी हो सकता है XYZ, ठीक है। अब बच्चों अगला देखो, फिर बात आती है परीक्षा का दिन, यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी वो किस दिन होगी। अब मान लीजिए उस दिन, जिस दिन परीक्षा हो रही है उस दिन क्या है, सोमवार है। अब बच्चों कोई भी दिन हो सकता है, जो दिन है वो आप डालेंगे। मान लीजिए सपोज डेट आपके परीक्षा का दिन जो है वो सोमवार है, यानी कि जो भी पेपर वाला दिन रहेगा वो दिन आपको यहां पर फिल करना है, किस दिन आप पेपर दे रहे हैं। फिर परीक्षा की तिथि व पाली, परीक्षा की तिथि आपकी 24 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, 24/02/2025 इस दिन आपका पेपर है। पाली आपका किस पाली में हो रहा है, आपका पेपर जो है द्वितीय पाली में होगा, सिर्फ एक पेपर छोड़कर, द्वितीय पाली। इसको आप ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद कर देंगे, द्वितीय पाली हो गया। अब यहां पर केंद्र का नाम, केंद्र का नाम आपको वो डालना है जहां पर आप पेपर देने जा रहे हैं, जहां पर आप पेपर देने जा रहे हैं, जहां पर आपका सेंटर गया है। अगर कुछ गर्ल्स होती हैं उनका सेंटर सुकेंद्र रहता है, जिस कॉलेज में वो पढ़ती हैं उसी कॉलेज में रहना है, तो उनको वही नाम डाल लेना है। अब वो नाम आपका XYZ इंटर, ऐसे लिख लो, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज यूपी। अब वो आपका पेपर जो है जहां केंद्र है वो उसका नाम कुछ भी हो सकता है, वो नाम आप ध्यान से जरूर लिख देंगे। आई होप बच्चों इतनी चीज आप एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं होगी, ठीक है। ये सारी चीजें कर ली। अब बात आती है पेपर की, तो देखो बच्चों पेपर है सामान्य हिंदी का, ठीक है, समझ गए। अब बच्चों इसका प्रश्न पत्र क्वेश्चन नंबर खंड का आता है। इस खंड का में आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत का क्वेश्चन रहता है। देखो क्वेश्चन नंबर का क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना। यहां पर ऑप्शन दिया गया परीक्षा गुरु को, भाग्यवती को, चंद्रकांत, क्या लिखा, चंद्रकांता शांतति को, या अनामदास का पोथा। इनमें से किसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, तो बताओ बच्चों। तो आई होप आपको पता होगा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है, इसी को माना है।
अब बच्चों ये सेम क्वेश्चन आपको कॉपी पर कैसे लिखना, जी देख लो इस चीज को, क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, गलती कर देते हैं। कॉपी पे जो फर्स्ट पेज होता है उस पर अपना इंप्रेशन जो है आपको एग्जामिनर के ऊपर जमाना रहता है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर ये हमारी कॉपी का सेकंड पेज है, फर्स्ट पेज इस तरीके से रहेगा, अब आपका सेकंड पेज आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे खंड का। देखो किस खंड को हल कर रहे हैं हम लोग, हल कर रहे हैं आपका जो खंड है वो का है, इसको आप हल कर रहे हैं, इस तरीके से कर देंगे थोड़ा, ताकि क्वेश्चन जो है खंड जो है हाईलाइट हो जाए। और क्या करेंगे, स्केल लेंगे, इस स्केल की सहायता से इसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। इस चीज को समझ गए। और यहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। अब ये जब तो प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, इसको लिख दिया। और इसके नीचे आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से, समझ गए इस चीज को, ठीक है। अब आपने प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट लिख रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा आप लिख रहे हैं, का खंड। आप ऐसे बीच में लिख देंगे का खंड, ठीक है, का खंड है, ठीक है। अब इस का खंड में आप देख रहे हैं, इस का खंड में कौन सा सही है आप बताओ। देखो इसमें का खंड का क्वेश्चन नंबर का जो था, इसका कौन सा सही, पहला सही है, तो का खंड में पहला सही है, हम ऐसे लिख देंगे। और पहला कौन सा सही है, परीक्षा गुरु को, क्या सही है, परीक्षा गुरु को, ये आपका हो गया, लो क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। अगला ऐसे ही आपका आएगा, जो का हो गया फिर इसका खा आएगा, ऐसे करो। देखो खा कह रहा है राज मुकुट नहीं है, राज मुकुट जो है वो नहीं है, क्या नहीं है राज मुकुट बताओ, राज मुकुट क्या नहीं है, सॉरी बच्चों नाटक नहीं है, सॉरी इसमें कह रहा है नाटक नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है वो नाटक नहीं है। जैसे राजमुकुट ऑप्शन में दिया गया है, आपका गरुड़ ध्वज दिया, गरुड़ ध्वज अपना अपना भाग्य दिया है, आन का मान दिया गया, ये 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से आपसे पूछ रहा है कि नाटक नहीं है, तो बच्चों इसमें कौन सा जो है जो नाटक नहीं है बताओ। इनमें बच्चों अपना अपना भाग्य जो है वो नाटक नहीं है, तो नाटक नहीं है तो क्या है सर, ये बच्चों आपको याद रख लेना, ये एक कहानी है, अपना अपना भाग्य जो है वो एक कहानी है। बट यहाँ पर देखो पेपर में आपको ये चीज़ नहीं लिखना क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर पेपर में आ जाता है तो जो अपना अपना भाग्य एक कहानी है, और अगर पूछ लिया जाता है अपना अपना भाग्य कहानी के रचयिता कौन है, तो आपको याद रख लेना इसके रचयिता हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है, जैनेन्द्र कुमार, याद रख लेना बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही आन का मान है, आन का मान एक नाटक है, बट किसका नाटक है, क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, ये इसका नाम हो जाएगा हरि कृष्ण प्रेमी। याद रख लेना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं वो आपको बताता चलूंगा। देखो इसमें आपका खा में कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है, क्या है, अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य, इस तरीके से आप करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है एक लेखक है, एक राइटर है, इनकी रचना कौन है, भूदान यज्ञ है, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत और भारती। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक, देखो इसमें भूदान यज्ञ जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका गा है, आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर गा जो है इसका कौन सा विकल्प सही है। इस क्वेश्चन नंबर गा का जो है पहला वाला विकल्प राइट है, पहला वाला विकल्प आपका सही है, और क्या है, भूदान यज्ञ, क्या है, भूदान यज्ञ। समझ गए इस चीज को, ठीक है बच्चों। ऐसे ही गा हो गया, फिर आपको ऐसे ही घा लिखना है और ऐसे ही आपको अड़ा लिखना है, ठीक है। देखो अगला है क्या, अगली जो रचना है महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। देखो एक रचना है महके आंगन चहके द्वार,
ये किसकी रचना है? तो बच्चों महके आंगन चहके द्वार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? पहला ऑप्शन इसमें भी सही है और सही ऑप्शन जो है वो क्या है? कन्हैया लाल, क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, अब अगला देखो, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है, यानी कि इनमें से कौन सा निबंध जो है जिसको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया है, और आप लोग इसको आंख मीच कर बता देंगे कौन सा इसका सही है। बताओ, आई होप आप लोग जल्दी से बता देंगे। इसके भाषा और आधुनिकता, जो कि आपकी बुक का ही डायरेक्ट उठा लिया गया है। तो आपका जो तीसरा वाला इसमें सही हो जाएगा, क्या? भाषा और आधुनिकता, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? भाषा और आधुनिकता सही हो जाएगा। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब इतना स्पेस बचा है, बहुत से बच्चे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना है बच्चों। आपको यहां पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2, और इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देनी है। आप चाहें तो ब्लैक पेन से कर दें, या आपने स्केच जो रखा है आप उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। इसमें भी आपका का खंड रहेगा, इसमें का खंड रहेगा, फिर आपका खा खंड रहेगा। देखो, का और खा इधर आ जाएंगे, गा और घा और उधर कर लेंगे। देखो अब बच्चों इसमें का खंड जो है उसको ध्यान से समझो। ये पेपर है, इसका दूसरा वाला पेज आप जब पलटेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है पहले पेज पर ही देखने को मिल जाए। देखो क्या कहता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। इनमें ऐसा कौन है जो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, कौन नहीं है? बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है संबंधित इससे। तो हमारा वी वाला IV का विकल्प यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संबंधित नहीं है। क्यों? एक फिर संबंधित किससे हैं? तो बच्चों ये जो किस युग से संबंधित है? ये बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो द्विवेदी युग से ही संबंधित हैं। याद रख लेना, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप करके आएंगे। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? एक रचना है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? बताओ। राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार हैं वो है बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और राम की शक्ति के किस विधा की रचना है, यानी कि इसकी कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, कविता है, क्या है? तो ये बच्चों एक कविता है। याद रख लेना, अगर क्वेश्चन इसका गद्य यानी कि किस विधा की रचना ऐसा पूछ लिया जाता है तो आप वो भी कर देंगे। यानी कि आपका जो खा वाला सही है, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपको खा में सही देखने को मिल रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समझ गए? अब ऐसे ही अगले पेज पर हमको आना है और यहां पर हमको करना है गा खंड क्वेश्चन, अगला करना है घा खंड क्वेश्चन। और बच्चों एक एक लाइन छोड़कर ही आप लोग इस चीज को करेंगे, ठीक है? अब देखो गा खंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्म के प्रति अनास्था, देखो धर्म के प्रति अनास्था तथा शोक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? प्रगतिवाद की है, छायावाद की है, नई कविता की है या प्रयोगवाद की है? बताओ। आई होप बच्चों एक क्वेश्चन आप में से हर एक बच्चे को आता होगा। किस बात से बच्चों? और इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी टाइम्स काफ़ी बार पढ़ाया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रगति। ये बच्चों प्रगतिवाद से संबंधित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, चिदंबरा के रचनाकार कौन है? एक रचना है चिदंबरा। इस चिदंबरा के रचनाकार कौन है? इस बच्चों महादेवी वर्मा है या मैथिली शरण गुप्त हैं या सुमित्रा नंदन पंत हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है? बच्चों याद रख लेना, जो चिदंबरा है,
चिदम्बरा एक रचना है, ये है बच्चों सुमित्रा नंदन पंत की। देखो एक इसकी है सुमित्रा नंदन पंत, और सुमित्रा नंदन पंत किस ऑप्शन में लिखा है? तीसरे ऑप्शन में। तो इसमें हम लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत, सॉरी पंत है बच्चों, पंत, सुमित्रा नंदन पंत। याद रख लेना सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर ही एक पुरस्कार दिया गया था, और वो पुरस्कार कौन सा याद है आपको? नहीं याद हो तो लिख लो, ज्ञान पीठ पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर ही ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रख लेना। अगली रचना है जो अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है? अभिनव मनुष्य एक काव्यांश है, इसके रचनाकार कौन है? आई होप आपको याद होगा अभिनव मनुष्य के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जो कि आपके सिलेबस में एक चैप्टर भी है। कौन है? ऑप्शन बी सही है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। इसको चाहे आप ऐसे बंद कर दो, ठीक है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों ये अभिनव मनुष्य है क्या? बताओ। एक ये बच्चों एक कविता है, याद रख लेना। किस विधा की रचना है? ये बच्चों एक कविता है, ये चीज भी आप याद रख लेना। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब जो एग्जामिनर आएगा वो इसको इजीली से चेक करता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से देखागा, आपको नंबर देता हुआ चला जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप इसमें लिख कर आते हैं, सभी क्वेश्चन सही करके आते हैं, तो मैं कहता हूं 10 में से 10 नंबर आपको 100% मिल, इस तरीके से अगर आप करके आते हैं, ठीक है। फिर बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसे करना है, देखो ध्यान से। यहां पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्या डालना है? इधर देखो, यहीं से शुरू कर देना, ज्यादा नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसके नीचे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे अच्छे से। अब आप लाइन चाहे ब्लैक पेन से करें, या मैं कहूंगा आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से स्केच पेन लेंगे, इससे लाइन ड्रॉ कर देंगे, किससे क्या होता है और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है जो गद्यांश दिया गया उसे। देखो गद्यांश कह रहा है कि निंदा का उद्भव ही हीनता और कमजोरी से होता है। अब आपको नहीं पता, मैंने ट्रिक बताई थी, एक वर्ड बताया था निंदा, मनुष्य, और उद्भव को लिखा है, हाँ उद्भव बताया था, अभिनव बताया था, ये सारे वर्ड त्यों त्यों निंदा, ये भी वर्ड बताया गया था। अब ये वर्ड जो है एक शब्द में 1 2 3 4 से 5, और अगर इसमें हम छांट लेंगे, देखो ईश्वरया, ये भी बताया था। ये वर्ड हमने बताए थे जिस भी गद्यांश में आते हैं, तो आपको समझ लेना है गद्यांश जो है आपके किस पार्ट से प्रस्तुत है। बताओ, ये निंदा रस एक आपका पार्ट है, उससे लिया गया है। और निंदा रस के लेखक कौन है? इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ के लेखक, पाठ एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। यानी कि जो आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश के आपका जो उपयुक्त गद्यांश, इसके पाठ एवं लेखक का नाम लिखो। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं, तीसरे का आई खंड कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखेंगे? या फिर आप चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप या एक काम ऐसे करें, ये प्रस्तुत गद्यांश ना लिखें। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके 2 से 3 वर्ड आपको लिखना है। निंदा का उद्भव, उद्गम, सॉरी उद्भव नहीं, उद्गम होता है, ठीक है, उद्गम ही। अब आपको डैश डैश, देखो ऐसे 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 से डैश डैश करना है, और लास्ट में कहां तक है? निंदा को मारता है। क्या है? निंदा को मारता है। अब ये मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया है कि इसमें 2 दिए जाते हैं। अब आप एग्जामिनर कौन सा समझेगा आप किसका आंसर दे रहे हैं, तो आप ऐसे लिख देंगे तो वो समझ जाएगा आप पहले वाले का आंसर दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना आई पॉइंट, ठीक है। देखो आई पॉइंट में क्या कह रहा है? प्रस्तुत गद्यांश, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। जो आपका दिया गया गद्यांश ही तो है, पद्यांश तो है नहीं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 12 हिंदी, कक्षा 12 सामान्य हिंदी। क्या लिखेंगे? सामान्य हिंदी। ये आपने लिख दिया कि सामान्य हिंदी के, अब एक किस पाठ से लिया गया? ये बच्चों जिस पाठ से लिया गया उस पाठ का नाम किससे लिया गया है? निंदा रस। आप इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर देंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे निंदा रस
नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, ये हो गया। तथा इसके लेखक अब इसके जो लेखक हैं उनका नाम लिख देना। इसके लेखक कौन है? इन निंदा रस किसने लिखा? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई हैं। तो आपको इस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन कर देना, और पहला क्वेश्चन जब आप कर देते हैं फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नहीं, जो रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या लिखना है। लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है? आप ईश्वर का ध्यान करें, सारी चीजें जब आप इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। निकृष्ट एवं उद्गम शब्दों में अर्थ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया, किस भाषा शैली का प्रयोग किया, उस पर लिख देना। अब आपको अगर एक गद्यांश नहीं पता तो आप अथवा में आपको चांस दिए जाते हैं, आप इसको कर लेते हैं। अब एक गद्यांश जो है इसको भी मैंने जो पढ़ाया उसी से मैंने बहुतों को रूप में से पाते देखा था। इसमें कोई वर्ड मिल रहा है जो हमने पढ़ाया, जैसे आंगन, समर्पण, आंगन बताया था शायद, सौभ्य। हाँ देखो, आंगन भी मिल रहा है और सौभ्य भी मिल रहा है। देखो आंगन और सौभ्य दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों वर्ड हमने आपको किस में बताए थे बताओ? आई होप आपको याद होगा, रॉबर्ट नरसिंह होम, जिसको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरीके से आपको गद्यांश और पद्यांश को हल करना है, ठीक है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जीवन परिचय देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको जीवन परिचय 3 बताए थे। एक आपको हरिशंकर परसाई का बताया था, एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बताया था, और एक बताया था आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का। वो नहीं आया, बट हमने जो बताया उनमें से 2 आपको फंस रहे हैं। एक APJ अब्दुल कलाम का हमने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको इसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद्यांश को लेकर। पद्यांश में हमने 3 जीवन परिचय आपको बताए थे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और अज्ञेय का। यहाँ पर 2 आ गए हैं, जयशंकर प्रसाद का आ गया और अज्ञेय का आ गया। महादेवी वर्मा का नहीं आया। मैंने जो 3 बताया आप वही 3 याद रख लेना, आपको 110% क्वेश्चन पेपर में फंस जाएगा। अब बच्चों जीवन परिचय आप कैसे पढ़ेंगे? आप चैनल पे जाना, वीडियो पे लो है, आपको इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों बताए गए एकदम बेसिक से, आप वहां पर जाकर पढ़ लेना, ठीक है। बहादुर तथा लाठी कहानी का उद्देश्य लिखिए। इसमें आपको लगभग 80 वर्ड लिखना है, ठीक है, और इसमें 5 नंबर दिए जाएंगे। और मैंने सिर्फ एक कहानी बताई थी आपको, ध्रुव यात्रा। आप ध्रुव यात्रा तैयार कर लेना, मैंने कहा था, और आपको अच्छे से फंस जाएगी। इसमें से एक कहानी एक ऐसी है, ध्रुव यात्रा, जो लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, समझ गए। फिर बच्चों जब आप बढ़ेंगे आगे तो आएगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें स्वपठित गद्यांश रहता है, काव्यांश रहता है, खंड काव्य रहता है। जिसमें खंड काव्य का मतलब ये होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, कई डिस्ट्रिक्ट का सेम भी होता है, लेकिन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए कौन सा है। तो अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पता है तो आप उसको तैयार कर लेना, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लेना। नहीं पता तो कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे कि आप लोगों को कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चों फिर अगला आता है, इसी में का है, फिर बच्चों संस्कृत आती है। संस्कृत में आपको गद्यांश दिए रहते हैं 2, आपको 2 गद्यांश करना रहता है, इनमें से कोई एक कर लेंगे, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है और बताना होता है किस पाठ से लिया गया, ठीक है। फिर वहीं पर एक आता है आपका पद्यांश। अब देखो दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखो। अब ये जो पद्यांश है कैसे करना है, देखो गद्यांश तो आप बच्चे करना सीख जाते हैं, बट पद्यांश में उनको प्रॉब्लम होती है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, पद्यांश आपको सिर्फ 2। इसमें विद्या विवादय धनम मदाय कार्य समुद्र विद्या धनम, इसमें ये पहला पूछा गया, ठीक है। इनमें किसी से एक करना है। अब मैं इसमें से बता रहा हूँ विद्या विवादय धनम मदाय, इनमें आपको क्या करना, देखो इसमें सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखो। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, इसका जो आपका पहला वाला इसका लिखना है, यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका, ठीक है, के सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक या श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। वो भी श्लोक इसी का है, तो इसका अनुवाद हमने यहाँ पे लिख दिया, संदर्भ लिख लेंगे, फिर उसके नीचे अनुवाद लिखेंगे। अनुवाद क्या है, विद्या विवादय धनम मदाय शक्ति परेषणा पीढ़ा नायक, यानी कि दुष्ट लोग जो होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। जो दुष्ट या हरामी व्यक्ति होते हैं उनकी जो विद्या होती है, उनके पास जो ज्ञान होता है वो विवाद के लिए होता है। धन मद के लिए होता है, शक्ति दूसरों की पीड़ा के लिए। अब देखो धन क्या होता है, एक तरीके से दूसरों को बर्बाद करने के लिए,
मदाय, मद मतलब लड़ाई झगड़ों के लिए, ठीक है। शक्ति दूसरे को पीड़ा पहुंचाने की, शक्ति प्रेरणा पीड़ा नायक, उनकी जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दुख दर्द देने के लिए होती है। और क्या होता है, खलस साधो विपरीत, खलस से साधो विपरीत, यानी कि जो साधु लोग होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं, इसके विपरीत सज्जन लोग, इनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो अगर आप इस हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज बच्चों आप ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस चीज को समझ गए, तो इस तरीके से आपको पद्यांश कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ वाक्य लिखकर प्रयोग करो। अब देखो इसमें पहला मुहावरा क्या कह रहा है, टेढ़ी खीर होना। बच्चों टेढ़ी खीर होना इसका क्या मतलब है, देखो अगर आपको टेढ़ी खीर होने का, आप ये लिखा हुआ है, इसका आपको सबसे पहले अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों टेढ़ी खीर होने का मतलब होता है कठिन कार्य करना। क्या होता है, कठिन कार्य करना, यानी कि ऐसा जो कठिन होता हो वो कार्य करना। जैसे एग्जाम्पल वाक्य के थ्रू, मेरा दोस्त पढ़ने में बहुत कमजोर था बट उसने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब एक कठिन कार्य था, पढ़ने में कमजोर था उसके लिए, बट उसने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही हार्डवर्क किया और अच्छे से पढ़ा और उसने उत्तीर्ण कर दिया। ये वाक्य प्रयोग। अब ऐसे बालू से तेल निकालना, अरे भाई बालू से तेल निकालना, इसका मतलब क्या होगा, बालू जो होती है उसमें तेल निकलता है, नहीं निकलता, तो इसका मतलब होता है बहुत, यानी कि असंभव कार्य को संभव करना, एक ऐसा कार्य जो असंभव हो उस कार्य को भी संभव कर देना, ठीक है। ऐसे और इसमें से किसी एक का अर्थ लिखकर, एक का करना है, इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, दिए गए 4 हैं। घी का लड्डू टेढ़ा वाला, घी का लड्डू जो होता है टेढ़ा वाला, घी के लड्डू अच्छे होते हैं, टेढ़ा भी होते हैं तब भी वो भले हैं, यानी कि उपयोगी वस्तु हर दशा में आपके लिए काम आती है। अब इसके आप वाक्य प्रयोग लिख लेना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को दोष नहीं गुसाई, यानी कि जो सामर्थ्य है उसमें कोई दोष नहीं होता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए, आपको 110% इसी में इसके आंसर मिल जाएंगे। आपको 2 दिए जाते हैं, कोई एक करना रहता है, ठीक है। इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का रहता है। अब बच्चों बात आती है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आता है एक तरीके से ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को सही अर्थ चयन करके लिखो। ये जो शब्द दिए गए इनमें से किसी सही अर्थ लिखना। देखो पहला शब्द आपको दिया गया है बच्चों, पहला अग, अग दिया गया। अग का आपको पता होना चाहिए क्या अर्थ होता है, अग का मतलब क्या होता है आपको अगर पता है तो आप इजीली से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो अग होता है इसका क्या मतलब होता है, अग का मतलब होता है आगे, ठीक है। अब हमें एक का पता चल गया आगे होता है। अब देखो अग का आगे होता है और आगे सिर्फ पहले वाले में सही है तो हम इसका पहला आ जो है वो ही सही कर देंगे, बस सही हो गया। अब ऐसे देखो पयोधि और पयोधि, अब इस वाले पयोधि, ये जो आपका पयोध दिया गया पयोध, इस पयोध का क्या मतलब होता है, अगर आपको पयोध का मतलब पता है, देखो पयोध का मतलब होता है बादल, बादल होता है। अब यहां पर बादल 2 ऑप्शन में दिया गया, अब बच्चों पयोधि पर जाना होगा। अब जो पयोधि होता है क्या होता है, पयोधि, इस पयोधि का मतलब होता है समुद्र, पयोधि का मतलब क्या होता है समुद्र, यानी कि बादल और समुद्र, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। एक एक करना था आपको, हो गया, समझ गए इस चीज को, 1-1 नंबर के दिए जाएंगे। अब इसी में खाखंड कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखो। ये जो आपको शब्द दिए गए इनमें किसी एक के आपको 2 सही अर्थ लिखना। जैसे बच्चों यहां पर कर्ण दिया गया, कर्ण का एक तो आपका कान हो जाएगा, और एक कर्ण, कुंती और कर्ण के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि कुंती का पुत्र था, कुंती का पुत्र, 2 हो गए, लो कर्ण के हमने लिख दी। ऐसे ही अब अगला है जैसे किसी बात का ढूंढ रहस्य जानने वाला, किसी भी वाक्य का बात का ढूंढ रहस्य जानने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, मर्मज्ञ कहते हैं। कोई एक करना था आपने कर दिया। अगला इसमें वाक्य शुद्ध करना आप लोग कर लोगे। ऐसे देखो यहाँ पर वियोग या श्रृंगार अथवा करुण रस की स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। आपको यहाँ पर करुण रस या इनमें किसी एक को पता है और मैंने आपको करुण रस पढ़ाया, 100% हो जाएगा। श्लेष्म अथवा संदेह अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण है, हमने श्लेष्म अलंकार आपको बताया था। दोहा अथवा कुंडलिया, मैंने दोहा बताया था, कुंडलिया नहीं बताया था। आप एक कर लेंगे, दोहा आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका फिर लास्ट में आता है क्या, परीक्षा के समय बिजली कटौती ना
करने के लिए अपने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। और इसमें भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षण ग्रहण करने के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन लिखना। एक आवेदन पत्र लिखना आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया है कैसे आपको आवेदन पत्र लिखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। एकदम बेसिक से बताया, ट्रिक से कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर निम्नलिखित विषयों से किसी पर एक निबंध लिखनी है, और इसमें मैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बताता हूं, हमारी सामाजिक प्रमुख, हमारा जो समाज है, हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याएं एवं उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, इस पर एक अच्छा निबंध याद कर लेना। एक पर्यावरण होता है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको कोई 4 दिए गए, इनमें किसी एक पर आपको निबंध लिखना है और 9 नंबर दीजिए आप। आई होप मैंने निबंध लिखने का तरीका बताया था, अगर आप वो तरीका फॉलो करके किसी पर भी निबंध लिख सकते हैं। ऐसा नहीं आप इसमें किसी भी शब्द पर 80 वर्ड नहीं लिख पाओ, लिख लोगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ लिख लोगे, अगर आपको तरीका पता है। तो तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है, क्या करना है, आप लोग इजीली से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं पर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तैयार नहीं हो पाता है, तो प्लीज बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका वीडियो आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम नहीं बचा, 4 से 5 दिन बचे हैं, उसमें हम आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। और अगर डाउट कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन है, आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है बच्चों। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।